हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के सिलेबस को विस्तार पूर्वक एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, जिसका कोर्स कोड है AAC 305। तो आज हम लोग इस वीडियो में AAC 305 का जो भी सिलेबस है उन सबको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि सिलेबस ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन का मान कितना होगा, एग्जाम कितने स्टेप में होंगे, प्रैक्टिकल में कितने नंबर मिलेंगे, आपको पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी, आपको कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सबको मिला के इकट्ठे हम लोग कह सकते हैं सिलेबस। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का जो सिलेबस है उनमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्जाम के लिए कितना समय दिया जाएगा। अगर आप पेपर फर्स्ट का सिलेबस अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास का पेपर 2 जो है वह किस नाम से आएगा, मतलब कि टाइटल क्या होगा। तो टाइटल क्या होगा, रिलीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया। रिलीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसी नाम से आपके प्राचीन इतिहास का पेपर 2 आने वाला है। और इस पेपर में आपको इन्हीं टाइटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वे सब इनसे ही रिलेटेड होंगे। तो टाइटल क्या होगा, रिलीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत के जो भी धर्म थे उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे पेपर 2 के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जिस प्रकार से आपका पेपर फर्स्ट 2 स्टेप में होता है, ठीक वैसे ही पेपर सेकंड भी आपका 2 ही स्टेप में होगा। इनमें से सबसे पहला स्टेप आएगा MCQ टाइप। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न। MCQ टाइप क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस को कहते हैं जिसमें आपको ऊपर एक प्रश्न दिए रहते हैं और नीचे 4 विकल्प दिए रहते हैं। उन्हीं चारों विकल्प में से सही उत्तर का चयन करके आपको आंसर देना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं MCQ टाइप, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। MCQ टाइप क्वेश्चन आपको कितने दिए जाएंगे, माने नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 50। बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पे आपको 50 प्रश्न दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन का मान कितना होगा, 1.5 नंबर। मतलब कि 1.5 नंबर के हिसाब से 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इस तरह से इसका आंकड़ा निकाला जाए तो टोटल होता है आपका 75 नंबर। कितना नंबर का हुआ, 75 नंबर। और आपका जो पेपर 2 होने वाला है ये टोटल कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। जिस प्रकार से पेपर फर्स्ट 100 नंबर का है, ठीक वैसे ही पेपर सेकंड भी 100 ही नंबर का होगा, पेपर थर्ड भी 100 नंबर का ही होगा। इनमें से पहले स्टेप में MCQ टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये क्वेश्चन और इसका परीक्षा आपको जाकर देना पड़ेगा वहाँ जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। तो MCQ टाइप जो क्वेश्चन है, मतलब पहला स्टेप के लिए आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा और वहां जाके आपको परीक्षा देना पड़ेगा और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पे 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन का मान 1.5 नंबर होगा और टोटल मिला के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 75 नंबर के दिए जाएंगे। अब पेपर होगा कितना नंबर का, 100 नंबर का। अब आप कहिएगा कि 100 नंबर के पेपर और सब जोड़ने पर 75 नंबर हो ही रहा है, तो बाकी 25 कहाँ से आएगा। तब बाकी 25 नंबरों को पाने के लिए आपको स्टेप 2 में चलना पड़ेगा और स्टेप 2 में आपको दिया जाएगा असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको कॉलेज से कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे और उसका उत्तर विस्तार पूर्वक सुंदर लिखावट में फाइल बना के लिख के ले जाकर जब आप कॉलेज में जमा करेंगे तो उसके बदले में आपको कितना नंबर मिलेगा, 25 नंबर मिलेगा। 25 नंबर का असाइनमेंट और प्रोजेक्ट होता है, लेकिन आप जिस आधार पर लिखेंगे, जैसे लिखेंगे, सुंदर लिखावट है, अच्छा से फाइल बनाए हैं, बढ़िया से आंसर दिए हैं, तो आपको 25 में 25 मिल सकता है। अगर बढ़िया से नहीं लिखे हैं तो किसी को 22 मिलेगा, किसी को 23 मिलेगा, किसी को 24 मिलेगा। जो जैसा लिखेगा वैसा ही नंबर पाएगा। तो ये पहला स्टेप में आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे और दूसरा में असाइनमेंट और प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा और इस प्रकार से 75 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न और 25 नंबर के असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 100 नंबर का। यह पैटर्न आपके पेपर फर्स्ट में भी है, पेपर सेकंड में भी है और पेपर थर्ड में भी सेम पैटर्न रहेगा। तो ये हो गया आपके मार्क्स का क्राइटेरिया। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे वह कहाँ से दिए जाएंगे, किन किन टॉपिक से दिए जाएंगे, आपको कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक्स दिए जाएंगे। तो यही वे चारों यूनिट हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस
दिए जाएंगे, चाहे वह असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक हो और चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो। जिस प्रकार से आपको हर सेमेस्टर में 4 यूनिट पढ़ना था, ठीक वैसे ही आपको सेमेस्टर 6 में भी 4 ही यूनिट पढ़ना है और इन्हीं 4 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक हो। तो सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? धर्म की अवधारणा। क्या पढ़ना है इसमें? धर्म की अवधारणा। मतलब कि धर्म का अर्थ क्या होता है, धर्म की विशेषता क्या होती है, धर्म कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर बांटा गया है, ये चीज़ पढ़ना है आपको। इसमें एक और टॉपिक पढ़ना है हड़प्पा धर्म के प्रमुख अवयव। हड़प्पा धर्म क्या है, उसके क्या अर्थ होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसके प्रमुख अवयव कौन कौन से थे, उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, ये सब भी आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? यूनिट 1 के अंदर मिलेगा। इसके अलावा वैदिक देवताओं के मंदिर, प्राचीन भारत में जो भी वैदिक देवताओं के मंदिर थे, अब देवताओं के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे वरुण, इंद्र, विष्णु, अग्नि। तो इन सभी देवताओं के जो मंदिर बनाए गए थे वह किस आधार पर बनाए गए थे, किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया गया था, किस कला पर वह आधारित था, उनकी विशेषताएं क्या क्या थी, तो इन सब से जुड़ी जानकारी आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? यूनिट 1 के अंतर्गत मिलेगा। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है? शैव धर्म और शाक्त धर्म के उदय एवं विकास। इसमें 2 धर्म पढ़ना है। कौन कौन? एक शैव धर्म और दूसरा शाक्त धर्म। एक होता है शाक्य धर्म, शाक्य नहीं है, ये शाक्त धर्म है। तो शैव धर्म और शाक्त धर्म का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। इसके अलावा शैव संप्रदाय क्या होता है, शैव संप्रदाय का क्या अर्थ होता है, उसमें इसके अंतर्गत किसको रखा गया है, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो इन सभी पॉइंट से जुड़ी जानकारियां आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? यूनिट 2 के अंतर्गत मिलेगा। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? वैष्णव धर्म के उदय एवं विकास। वैष्णव धर्म के उदय कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, उनमें किसका सबसे ज़्यादा योगदान था, इन सबको कहाँ पढ़ना है आपको? यूनिट 3 में पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? अवतारवाद का सिद्धांत। क्या पढ़ना है? अवतारवाद का सिद्धांत क्या है, यह किस पर आधारित है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसके संस्थापक कौन थे, ये सभी जानकारी आपको कहाँ मिलेगा? यूनिट 3 के अंतर्गत मिलेगा। इसके अलावा इसमें और क्या पढ़ना है? भागवत और पंचरत्न विधि। भागवत और पंचरत्न विधि क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या अर्थ होता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसके क्या महत्व है। तो इन सभी पॉइंट से जुड़ी जानकारी आपको कहाँ मिलेगा? यूनिट 3 के अंतर्गत मिलेगा। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है? धार्मिक परंपरा। प्राचीन भारत में जो भी धार्मिक परंपराएं होती थी, किसकी पूजा की जाती थी, किस प्रकार से पूजा की जाती थी, किस देवता को महान माना जाता था, इन सभी को कहाँ पढ़ना है? यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ना है। जैसे सूर्य पूजा, गणेश पूजा। सूर्य पूजा किस प्रकार से किया जाता था, गणेश पूजा किस प्रकार से किया जाता था, उसके महत्व क्या क्या होते थे, तो इन सभी से जुड़ी जानकारी आपको कहाँ मिलेगा? यूनिट 4 के अंतर्गत मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना यह है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहिएगा तो इन 4 यूनिट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सबको एक एक करके हम विस्तार पूर्वक आंसर के साथ प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो बस आपको करना यह है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहिएगा तो चलते फिरते में ही आपके सेमेस्टर 6 का तैयारी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस आपको करना यह है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। ये था आपके सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का सिलेबस। उम्मीद है कि आपको सभी जानकारियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से BA 3rd ईयर सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस प्रकार से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।